फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, और जैसे भी हो आप वो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका भाई है वो आप के लिए लेकर आया अलंकार। अलंकार किसी क्लास का टॉपिक नहीं होता, बल्कि एक सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो ये अलंकार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो वो आपको तो पूरा देखना पड़ेगा, और जो क्लास 10th के हैं तो उनमें से 2-3 देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे हम इस वीडियो में पूरे अलंकार को डिस्कस करने वाले हैं, अच्छी तरह से समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे। आज के बाद आपको जो अलंकार होगा वो डिस्कस एकदम खत्म होने वाला है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने अमेजिंग क्लासेज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हों आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। क्या है? अलंकार। अब अलंकार जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, हम जो इसकी परिभाषा भी देखने वाले हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? एक मिनट। इसकी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं, ये ध्यान रखना आपको, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वह शब्दालंकार है। जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वह अर्थालंकार होता है। तो इसमें कहना क्या है, शब्दालंकार की परिभाषा आपसे पूछे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो जो क्या कहेंगे, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है। और उसके बाद पूछेगा अर्थालंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले जिक्र करते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार जो होता है फ्रेंड्स, उसकी जो परिभाषा होगी वो है, शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, वही बात यहाँ लिखा है, ये शब्दालंकार है। तो इसके कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। 3 भेद होते हैं शब्दालंकार के। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ठीक है, और उसके बाद होता है श्लेष अलंकार। तो हम एक एक करके जिक्र करने वाले हैं। तो आपके सबसे पहले जो हमारा आया हुआ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। देखिए यहाँ दिया भी है, हमने हाईलाइट किया पहले से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सॉरी, ये 3 हो गया, ठीक है, ये नहीं है। तो हम पहले जिक्र करने वाले हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार देख लेते हैं क्या होता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनमें स्वर मिले या ना मिले, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। तो ठीक है, पहले हम परिभाषा देखते हैं। कह रहा है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, चाहे उसमें स्वर मिले या ना मिले, तो उससे मतलब नहीं है। स्वर मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार ही कहलाएगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो जो है वो क्या है, इसके 5 भेद होते हैं। तो वो है कौन कौन? छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 भेद हैं अनुप्रास अलंकार के। अभी हम एक एक करके सबको जिक्र करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे छेकानुप्रास, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो छेकानुप्रास। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए हमारा छेका आ गया, छेका अनुप्रास, ठीक है। चलिए, छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ एक या अनेक वर्ण आवृत्ति केवल एक बार होती है, वह छेकानुप्रास होता है। कह रहा है ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य है, ऐसा अलंकार जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है, वह क्या कहलाता है फ्रेंड? वह छेका अलंकार कहलाता है। और जो इसकी उदाहरण है वो आपके सामने आप देख लीजिए। क्या कह रहा है? राधा के बर बहन सुनी चीनी चकित सुभाई। राधा के बर बहन सुनी चीनी चकित सुधाई, और दाख दुही मिश्री मुई सुधा रही संकुचाए। ये इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो बा, चा, दा और मा और सा वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः छेकानुप्रास है, ठीक है। एक बार ही हुई है, एक बार ही हुआ है। यानी कि देखिए जो ये सेंटेंस दिए गए हैं आपको, बा हुआ, चा, दा, मा और सा, ये जो वर्ड आए हैं उनकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक ही बार ही हुए, इसलिए क्या कहा है? ये
6 का अनुप्रास है, ऐसे हम पहचान लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास है तो इसमें की परिभाषा क्या है, जहाँ एक अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। अब पहले क्या था, 6 का अनुप्रास में कितना होगा, एक बार ही होगा। वृत्तिया में क्या होगा, वृत्तिया में 2 या 2 से अधिक बार भी हो सकता है, वह वृत्तानुप्रास होगा। जैसे देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए आप, जो तावड़ है, जो यहाँ तावड़ है ये वाला, उसकी जो आवृत्ति है फ्रेंड्स, तावड़ की अनेक बार आवृत्ति होने का यह क्या है, वृत्तानुप्रास है। ऐसे आप पता लगा लेंगे कि कौन सा वृत्तानुप्रास है, कौन सा 6 का अनुप्रास है। उसके बाद तीसरा जो वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जहाँ, इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ कंठ ताल आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वह श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, अब यहाँ जो है इसमें दंत वर्णों में ता सा रा ना की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें श्रुत्यानुप्रास है। इस प्रकार जो हमारा पांचवा है वो है लाटानुप्रास। जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अनन्य करने से अर्थ में भेद हो जाए, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। कह रहे हैं जब शब्द भी वही रहेगा और अर्थ भी फ्रेंड्स वही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, उसमें जो अन्योन्य है वो करने से उसके जो अर्थ है उसके भेद बदल जाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, उदाहरण दे आपके सामने दिया है, वो क्या है, तीरथ व्रत साधन का जो निस दिन हरिगान। उसके बाद फिर कह रहा तीरथ व्रत साधन का बिन निस दिन हरिगान। तो इसमें जो कह रहा, जो कहा जो निस दिन गान है और इसमें है बिन निषदान। तो इसमें क्या है कि जो आपसे कहा गया है इसमें शब्द और अर्थ वही है, शब्द भी है वही है और जो इसका शब्द है वो वही है और अर्थ भी वही है, अर्थ भी वही है, परंतु अनन्य करने से भिन्नता आ जाने का ये लाटानुप्रास हो गया। उसके बाद देखिए विशेष, ये बात ध्यान रखना, आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। कह रहा लाटा प्रदेश के कवियों द्वारा खोजे और फिर प्रचलित किए जाने के कारण यह अलंकार लाटानुसार कहलाता है। गुजरात के भोचौड़ में अहमदाबाद के पास यह प्रदेश है था। ठीक है, लाटा प्रदेश जो कवि थे वो द्वारा प्रचलित किए जाने के कारण यह अलंकार लाटानुसार कहलाता है। गुजरात में भचौड़ा एक शहर है दोस्त फ्रेंड्स, और अहमदाबाद के पास यह प्रदेश था। चलिए लास्ट में हमारा पांचवा है वो अंत्यानुप्रास है, जहाँ चरण या पद्य के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है। ये ध्यान रखना आपको, जहाँ चरण के पद्य या अंत में स्वर और व्यंजन की समानता होती है वह अंत्यानुप्रास होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, ये देखिए क्या क्या है, गुरुपद रजमिंद्र मंजुल अंजन नैन अमीय दुख दोष भी भंजन है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंत में नावड़ की समानता के कारण अंत्यानुप्रास होता है। ठीक, तो यमक अलंकार देखिए, जो हमारा शब्द अलंकार था उसके जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो उसका दूसरा भेद था वो क्या था, अभी जो हम 5 पढ़े हैं वो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे। ये इसके प्रकार हैं, शब्द अलंकार के प्रकार हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वह यमक अलंकार कहलाता है। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति अधिक हो, शब्द एक ही हो, शब्द जो है वो एक ही रहे लेकिन जो उसके अर्थ रहे फ्रेंड्स वो एक से अधिक रहे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यमक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, इकली डरी हो धन देखी के डरी हो, खाए विष की डरी हो घनश्याम मरी जाइयो हो। अब ऊपर के पद में, ठीक है, ऊपर के पद में डरी 3 बार आया है, अर्थ भिन्न भिन्न है। पहली डरी का अर्थ पड़ी है, दूसरी डरी का अर्थ जो है वो भयभीत है। जो फ्रेंड तीसरा डरी है, जो तीसरा डरी आया है ये इस अर्थ विष की डली या टुकड़ी है। ये जो डरी आया क्या, ये फ्रेंड जो शब्द आया डरी, ठीक है, इसके जो 3 बार आया लेकिन ये शब्द एक ही है, लेकिन जो इसके अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि जो पहले डरी पहली आया ये वाला इसका जो मतलब था वो है पड़ी हुई, जो दूसरा डरी आया है उसका मतलब है भयभीत, और जो तीसरा डरी आया है उसका मतलब है विष की डली या टुकड़ी। ठीक, उसके बाद श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द की एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या कहेंगे, जैसा एक शब्द हो उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वह श्लेष अलंकार होगा। जैसे देख लिए एग्जाम्पल इसका, चिर जियो चोरी जियो, चिर जियो जोरी जूरे क्यों ना स्नेह गंभीर,
को घाटी ये ब्रिज भानुजा ए हलधर के वीर। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल फ्रेंड्स वो है श्लेष अलंकार का, ये आप ध्यान रखिए। श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है ये, और आप टेंशन ना लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से भी हम अलंकार को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा अलंकार था, दो प्रकार के इसके भेद थे, तो वो जो जिसका जो सेकंड पार्ट था यानी ये दूसरा वाला ये है अर्थालंकार। अब जो इसकी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, उसका एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे वो क्या, मतलब इसकी परिभाषा कैसे निकाल लेंगे, वो है जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती हो। ठीक है, जहाँ ऐसा अलंकार जिसमें अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जो इसके अर्थालंकार की ओर से देखो तो हम अभी तक 9 भेद पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9 भेद हैं। अर्थालंकार कितने भेद हैं फ्रेंड्स, 9 भेद हैं। कितने, 9 भेद हैं। अर्थालंकार के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं, 9 भेद हैं। ठीक, 9 भेद हैं, अर्थालंकार के 9 भेद हैं। कौन कौन से, तो अभी हम आपको बता रहे हैं पूरा पढ़ के। ठीक है, जो इसका पहला भेद है वो है, ठीक है, अर्थालंकार के जो पहले भेद है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उसके बाद दूसरा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। उसके बाद तीसरा है अनन्य अलंकार, प्रीत अलंकार, संदेह अलंकार, वृत्तिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और उसके बाद होता है दृष्टांत अलंकार, अतिथयोक्त अलंकार। ये 9 प्रकार के जो होते हैं इनके भेद हैं। ठीक है, अब उपमा अलंकार देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसके 4 अंग है। उपमा अलंकार के भी 4 अंग है। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उपमेय क्या होता है, जिसमें उपमा दी जाए अर्थात वह उड़े विषय के लिए उपमा योजना की बात की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिसमें उपमा दी जाए वह समान उपमान होता है। साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय में उपमान के बीच जो भाव रूप से गुण क्रिया के समान धर्म हो जाए उदाहरण धर्म कहते हैं। वाचक उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने वाले इस समूह आदि शब्दों को वाचक कहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देख लो, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो आप इसकी अच्छी तरह से इसको पूरा देख लीजिएगा, इसी में इसका पूरा अर्थ छिपा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वह रूपक अलंकार कहलाता है। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इसको, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आया उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार आपको लिए फिक्स होता है। दोनों में से कोई एक आएगा, परिभाषा ही पूछेगा। ठीक है, परिभाषा भी इसका लिखना पड़ेगा। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हुआ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं रूपक अलंकार के, रूपक अलंकार के वैसे तो देखो 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। ठीक, हाँ, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से वो देख लो। एक तो संग रूपक आपको दिख रहा है, दूसरा निरंग रूपक ये भी दिख रहा है, तीसरा जो है वो अगले पेज पर है लेकिन मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ। उसका जो नाम है वह क्या है, परिमित रूपक अलंकार। क्या नाम है उसका फ्रेंड्स, परिमित रूपक अलंकार। ठीक है, तो एक एक का हम परिभाषा देखने वाले हैं। संग रूपक क्या होता है, जहाँ उपमेय पर उपमान का स्वर्गांग आरोप हुआ संगरूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग, ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, संगरूपक अलंकार है। बेहतरीन से एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर आप क्लास 10th के हैं स्टूडेंट तो आप ये परिभाषा इतना यहाँ से परिभाषा देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको याद रट लीजिएगा, रट लीजिए। ये निरंग रूपक, जहाँ उपमेय उपमान का आरोप स्वर्गार ना हुआ निरंग रूपक कहलाता है। इसका नाम ही है निरंग, नी माने होता नहीं फ्रेंड्स, निरंग रूपक इसका नाम ही है, निरंग रूपक, रूपक अलंकार। ठीक है, अलंकार ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, अवश्य चले बन राम भऊ भरत मंत्र भल कीन अशोक सिंधु घूरत सबई तुम अलोवन दीन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ सिंधु उपमान का शोक में आरोप मात्रा है, यह निरंग रूपक अलंकार है।
परिमित रूपक अलंकार, ठीक है, तो जहाँ मुख्य रूप से किसी दूसरे रूपक पर अवलिबित हो या जहाँ एक आरोप दूसरे कारण बनता हुआ हो दिखाई जाए, वह परिमित रूपक अलंकार होता है। जैसे जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, बंदो पावन कुमार खल बन पावक अन ज्ञान ज्ञान धन, और जासु हृदय अगार बसही राम सर चाप धर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए वीडियो आ गई अपने टॉपिक पे, वो कट गया था, ठीक है, जल्दी से हो गया था। चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या हो गया, अनन्य आ गया, ठीक है, अनन्य हो गया। अनन्य क्या कह रहा है, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को उपमान मान लिया जाए वह अनन्य अलंकार होता है। उदाहरण राम के राम सियासी सिया, राम से राम सियासी सिया, सिर मोर बिरंची बिचारी समारे, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब प्रतीप अलंकार होता है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रतीप अलंकार, ठीक है, प्रतीप अलंकार क्या है ये देख लेते हैं। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमा बिना दिया जाए अथवा उसी व्यथार्था प्रदर्शित की जाए वह प्रीत अलंकार होता है। जैसे सामले रंग के शरीर का प्रसिद्ध उपमान यमुना जल, तुलसीदास जी ने भगवान राम के वनवास जाते समय मार्ग में यमुना स्नान, ठीक है, यमुना स्नान के प्रेम संग में अलंकार का प्रयोग किया है। उतरत नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल इसका है। चलिए हम आगे देखते हैं। संदेह अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़े व निश्चित रूप से वही वस्तु या कोई अन्य कह रहा है, सॉरी इसे परिभाषा फिर से देखो, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य है, वह संदेह अलंकार होता। मतलब जहाँ संदेह किया जाए कि मतलब वह है कि नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं है, ऐसा करने से वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। एग्जाम्पल क्या है, केधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, केंदो चली मेरू में कृष्णा नज भरी ओर, ठीक है। उसके बाद एक और अलंकार का परिभाषा संदेह अलंकार के एग्जाम्पल है, नारी बीच सारी की सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी की सारी बीच नारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, ऐसा कहने से, ठीक है। कह रहा है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी की सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ देखिए कन्फर्म नहीं हो रहा कि नारी जो सारी के बीच में है या बीच में सारी के बीच में नारी है। अब नारी के बीच सारी है कि सारी के बीच में नारी है, ऐसा क्या क्या होगा, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे होता है, वो संदेह अलंकार होता है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है वो आपके सामने है। संदेह में जो संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु उसी राशि के या सर्फ है, परंतु भ्रांतान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है। जैसे उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। यथा बिल बिचारी परवेशन लगयो नागसुंड में ब्याल, और ताहू कारी उख भयोम लियोम उठा उताल, ठीक है, ये जो इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये इसका एग्जाम्पल है विद्यमान अलंकार का। उसके बाद आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लास 10th स्टूडेंट ध्यान देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, फिक्स है, आया ही है 2000 बोर्ड 24 में 100% कन्फर्म आया है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके 3 भेद हैं, ठीक है, इसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार और हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, और एक होता है फ्रेंड्स वो अगले पीडीएफ पर है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, वो होता है फलोत्प्रेक्ष अलंकार। तो परिभाषा आप इसकी जो है आप तीनों को परिभाषा देख लेंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा ये है, उसके बाद इसमें इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा आप। उसके बाद ये दूसरा है, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला
इसका ये है, आप नोट कर लीजिएगा। एक एक एग्जाम्पल सब में दिए गए हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद है दृष्टांत अलंकार। क्या होता है? जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में विभिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिम भाव के कथन किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। एग्जाम्पल दे समझ लो। दुराज परिजन क्यों ना बड़े दुख के द्वंद्व, अधिक अंधेरो जाग करत मिले मावस रुचि चंद्र, ठीक है, दृष्टांत अलंकार। उसके बाद अतिशयोक्त अलंकार है, ठीक है। अतिशयोक्त अलंकार में क्या कह रहा है? जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे अब जीवन की कपि आस न कोय, कन गुड़िया की माधुरी कगना होए, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। यहाँ शरीर की तीक्ष्णता व्यंजित करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, अतः यहाँ अत्युक्त शक्ति अलंकार है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इस तरह से मैंने पूरा अलंकार अच्छी तरह से डिस्कस किया। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, और कहीं भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता रहूँगा। आप कमेंट करिएगा, उस आपके जो क्वेश्चंस होंगे, वो डाउट है वो आप क्लियर की जाएंगे। मेरे हिसाब से तो अलंकार में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास टेंथ ऑब्ली 12th के स्टूडेंट हैं और आप इस साल यानी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह से पूरा जो आपका पेपर्स है अलंकार पूछाएगा। लेकिन जो मैं बताया हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, ये तीन जो है वो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो देख लेंगे ध्यान से। और 12th के लिए तो कुछ भी आ सकता है, 12th में कहीं से भी पूछ सकते हैं, उसका कोई वो नहीं, कहाँ से आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और क्लास 10th के सभी छात्र छात्राओं तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरा जो टारगेट है फ्रेंड्स, इस साल आपका सभी का कम से कम 85 प्लस, मैंने आपको पहले से बताया 85% प्लस रहे फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ। तो ठीक है, इतना तो आपका सभी का होना चाहिए। और उम्मीद है अगर आप मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने इस चैनल पर क्लास 10th का पूरा कोर्स अवेलेबल करने वाला हूँ। पूरा कोर्स बोर्ड में ही आएगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है फ्रेंड्स आपको। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम फ्रेंड्स, बाय बाय। आई होप सब मस्त होंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिए यार, अच्छे से तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की। और अलंकार आप सीख लिए हैं, इसे ध्यान से लीजिएगा। आप मन कहे तो आप नोट कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।